सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड मटेरियल्स। कोऑर्डिनेटर सीरीज का आज ये फोर्थ वीडियो होने वाली है, जहां पर आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सीखे कि कैसे हम अपने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। अगर किसी ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, हमारे सीरीज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप पिछले वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कुछ बेसिक्स सेटिंग करके रखा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया हुआ है और मैंने यहाँ पर लेआउट फोल्डर के अंदर हेडर और फुटर का एक पेज बनाया हुआ है। तो उसी के अंदर मैंने हेडर का पार्ट अलग करके रखा हुआ है और फुटर का पार्ट को मैंने अलग किया हुआ है। और दोनों पार्ट को मैं क्या करूँगा, इंडेक्स पेज में इंक्लूड करवा लूँगा। तो इंक्लूड कराने का तरीका इस टाइप से, आप चाहें तो यहाँ PHP करके भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट इको का तरीका होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको इको कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हेडर और फुटर को इंक्लूड कर लेंगे। अब जो बीच का पार्ट बचा वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। रन करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हो गया। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ कि मेरा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ से एक कंटेनर स्टार्ट कर लेता हूँ, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा बूटस्ट्रैप सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इसको अगर रिफ्रेश करके देखूँगा तो अभी तो देखिए मेरा इंक्लूड नहीं हुआ है। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा हेडर पार्ट इंक्लूड हो चुका है, फुटर पार्ट भी इंक्लूड हुआ है, लेकिन मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे तो हेडर के अंदर मेरा कुछ पार्ट मिसिंग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे अच्छे से, फिर मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये रिज़ॉल्व हो चुका है। इसका रिज़ॉल्व प्रॉब्लम यह था कि मैंने यहाँ पर कुछ कोड मिस कर दिया था इस लिंक में, इसलिए बूटस्ट्रैप कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर फाइनली इसको ठीक कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मेरा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका हेडर फुटर के इंक्लूड करने का तरीका। अब आप चाहें तो इसको बार बार हेडर फुटर के इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। बने रही वीडियो के साथ। और ये थोड़ा एडवांस क्लास होने वाली है कोऑर्डिनेटर का, तो अच्छे से वीडियो को फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ सके। तो आगे हम क्या करते हैं, इस हेडर फुटर को बार बार इंक्लूड ना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंडर और एक्सटेंड का यूज करेंगे। तो किस टाइप से किया जाता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक मास्टर नाम का master.php नेम से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक master.php से एक पेज बना लिए, किसके अंदर, लेआउट्स के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हेडर फुटर को हम लोग इसमें इंक्लूड करते थे, इसमें यहाँ पर इंक्लूड ना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अब जो बीच का पार्ट बचा है इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक रेंडर का हम लोग कमांड चलाएंगे। रेंडर किस तरह चला जाता है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे $this रेंडर सेक्शन। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन का नाम दे देंगे, जैसे बॉडी कंटेंट। अब यहाँ क्या हो गया, मेरा खुद का एक सेक्शन बन गया बॉडी कंटेंट। बार बार हमको अब हेडर फुटर का इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो मास्टर पेज है जहाँ हम लोग रेंडरिंग किए हैं उसको हम लोग सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली हम लोग इसको कट करके ऐसे करेंगे $this एक्सटेंड। अब एक्सटेंड किसको करना है, लेआउट्स के अंदर, लेआउट्स फोल्डर के अंदर जो मेरा मास्टर पेज बना हुआ था master.php। अब यहाँ से आप बोलिएगा कि php.php हम लोग क्यों नहीं लिखते। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोऑर्डिनेटर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये लास्ट में जो है .php पेज है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो गया, मेरा ये जो हेडर फुटर का ये पूरा पेज मेरा क्या हो गया, कॉल हो गया। अब यहाँ से क्या किया, हम लोग एक सेक्शन बनाए हैं रेंडर करके। तो सेक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपना खुद का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो $this सेक्शन, इस टाइप से हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट किस लिए, यहाँ जो हम लोग सेक्शन का नाम दिए हैं बॉडी कंटेंट, उस सेक्शन का नाम यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे बॉडी कंटेंट। तो दोनों तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरा सेक्शन, चूंकि मेरा HTML टैग एक तरह से समझ लीजिए, अगर सेक्शन मेरा स्टार्ट है तो सेक्शन मेरा क्या होगा, क्लोज भी होगा। तो क्लोज करने के लिए हम लोग इस टाइप से लिखेंगे $this एंड सेक्शन।
तो मेरा वहाँ सेक्शन स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर सेक्शन एंड हो गया। तो आप लोगों को बार बार हेडर फुटर को अब इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको भी अभी भी आपको कॉल करके देखूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, एटीटी वही कॉल होगा जो पहले कॉल होता था। अगर मैं इसका सोर्स कोड भी अगर आपको दिखाऊँ तो सोर्स कोड में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वही सोर्स कोड मिल रहा है देखने को। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि सर यहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा ये स्क्रिप्ट क्यों आ रहा है। तो एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट आने का कारण ये है कि अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको ENV फाइल में बताया हुआ था कि यहाँ पर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दो पार्ट होता है। तो डेवलपमेंट हमेशा इसलिए यूज हो जाता है किया जाता है कि अगर कोई किसी भी टाइप का एरर अगर आए तो आपके कोड में शो हो जाए। वो उस एरर को शो करवाने के लिए यहाँ देखिए डिबगर लोडर का यूज किया गया है। तो ये डिबगर लोडर क्या करता है, आपके सिस्टम में कोई भी अगर एरर है तो इससे शो कर देता है। तो ये हमेशा जब भी अगर आप कभी कभी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हो तो हमेशा इसको डेवलपमेंट मोड में रखें, और अगर आपका सॉफ्टवेयर अगर डिप्लॉय होने के लिए रेडी है तो इसको प्रोडक्शन चेंज कर दो, प्रोडक्शन में कर दें। लेकिन फिलहाल मेरा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है तो मैं इसको क्या करेंगे डेवलपमेंट में ही रखूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा बन के हो गया है रेडी। अब इसका मास्टर को मेरे पास कोई काम नहीं, इसको आप चाहें तो परमानेंट कट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि अब हम चाहते हैं कि मेरा एक नेव बार रेडी हो, नेव बार ऐड करना चाहते हैं। तो नेव बार ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का ही नेव बार को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो बूटस्ट्रैप का नेव बार को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर जाके यहाँ पर नेव बार में जाएंगे। नेव बार में जाने के बाद अगर जो भी मेरे को पसंद आता है उस नेव बार को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हेडर में भी आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग से नेव बार का अलग से पेज बना लें, जैसा कि मैं बना कर रखा हूँ। यहाँ पर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और चूँकि मेरे को हेडर में चाहिए तो हेडर में ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हेडर में कॉल करने का तरीका क्या है, आप इस टाइप से लिखें डायरेक्ट व्यू करें, जैसा कि हम लोग मास्टर में किए हुए थे। तो व्यू करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लेआउट्स के अंदर क्या नाम था मेरा, नेव बार, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो अभी भी आपके कोड में कोई चेंजेज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेज करने रहेगा नेव बार में डायरेक्ट हम नेव बार वाला पेज में जाके चेंजेज कर सकते हैं। तो चूंकि अभी मेरा सर्च का कोई काम नहीं तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव। डिसेबल बटन का भी कोई काम नहीं तो डिसेबल को भी कर देते हैं रिमूव। इसके बाद ये ड्रॉप डाउन का भी कोई काम नहीं है तो ड्रॉप डाउन को भी फिलहाल के लिए हम लोग कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पर लिंक है तो मैं कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन। चूँकि ये मेरा कोऑर्डिनेटर का वीडियो अब थोड़ा सा एडवांस में जाने वाला है तो स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर हम बताए थे कि अगर बेस यूआरएल लिखते हैं तो बेस यूआरएल क्या करता है, आपका सिस्टम पाथ को कॉल करता है। तो अगर देखेंगे तो होम में मैंने बेस यूआरएल कॉल किया तो बेस यूआरएल क्या होगा, आपका सिस्टम का यूआरएल हो गया, ये प्रोजेक्ट यूआरएल हो गया। तो यहाँ से अगर हम नेव बार में अगर क्लिक करेंगे तो मेरा यही होम में अगर क्लिक करेंगे तो मेरा इसी को ओपन करके देगा। तो आप इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो लोगों का नेम है उसमें भी हम लोग पास कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेटर सीरीज। तो मेरा एक ट्यूटोरियल का नाम भी हो गया कोऑर्डिनेटर सीरीज। यहाँ पर ये मैंने पास कर दिया होम, यहाँ पर भी मेरा लिंक हो गया। अब यहाँ से एक मैंने रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया था, रजिस्ट्रेशन को मैं क्या करता हूँ कि एक पाथ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस यूआरएल कॉल करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना पाथ का नाम लिखेंगे REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। ये मेरा वही पाथ है जिसके थ्रू हम लोग यूआरएल में सर्च करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला पेज क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो वही पाथ हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा क्या बोल रहा है कि राउट फाइंड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग आगे वर्क करेंगे। अब आगे से एक यहाँ पर क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग लॉगिन भी बना लेते हैं। तो यहाँ से लॉगिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन का भी पेज यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं क्रिएट, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है। ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज भी बन गया। अब जब हम लोग पाथ बना लिया तो जब जैसा कि हम लोग पता है जब भी हम लोग पाथ बनाते हैं तो उसका हम लोग राउट के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो राउट के थ्रू जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना राउट का पेज ओपन करेंगे, जैसा कि हम नीचे ओपन करके रखे हुए हैं। अब आप चाहें तो अपना यहाँ से हम लोग राउट बना लेंगे। तो यहाँ से हम लोग सिंपली इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट। तो मेरा पाथ क्या था, रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पास कर देंगे। इसका एक मेथड बना लेंगे रजिस्ट्रेशन नाम से। उसके बाद हमको कहाँ जाना है, एक कंट्रोलर का नाम है तो हम लोग कहाँ जाना है, होम कंट्रोलर में जाना है। तो होम कंट्रोलर में जाने के लिए अब क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर होम में जाएंगे। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको ना फॉलो करके हम लोग खुद से लिखेंगे पब्लिक फंक्शन रजिस्ट्रेशन
उसके बाद हम लोग कोई भी एक वेरिएबल पास कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर पास करते हैं डेटा, सॉरी वेरिएबल पास करना है तो डॉलर के साइन के साथ करना पड़ेगा। डेटा इज इक्वल टू एक टाइटल पास कर देते हैं। अब चूँकि आपको एरे अगर पता होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा टाइटल क्या हो गया, एक इंडेक्स नंबर हो गया, और यहाँ पर टाइटल में हम लोग वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू पास करते हैं, सपोज लिखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, यूज़र रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक एरे बना लिए। अब एरे बना लिए तो हमको क्या करना है, अब इस एरे को हम अपना पेज के साथ पास करेंगे। तो पेज को कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, रिटर्न व्यू रजिस्ट्रेशन पेज, कौन सा पेज में पास कर दे, मेरा रजिस्ट्रेशन पेज में। और यहाँ पर देखिएगा तो कोमा देखिए मेरा ये जो मेरा एरे का जो वेरिएबल बना है डेटा, वो सारे एरे को हम लोग क्या कर दिए, इस पेज के साथ पास कर दिए। तो क्या होगा, मेरा जो भी एरे में डेटा है वो सारा कहाँ पास हो जाएगा, मेरा इस पेज में पास हो जाएगा। तो एरे में जो भी डेटा पास करने का तरीका है आपको आई होप समझ में आया होगा कि पेज के नाम के साथ साथ कोमा देके उस एरे वेरिएबल को लोग पास कर देंगे। तो क्या होगा, एरे में जितना भी मेरा डेटा है सारा मेरा उस पेज में पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन पेज बना नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का पेज बना लेते हैं। रजिस्ट्रेशन.php नाम से हम लोग क्या कर लिए, पेज बना लिए। यहाँ पर कुछ लिख के देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो जब भी हम लोग इस URL में क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन पेज को करेगा, यहाँ पर आ गया आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पेज कॉल करने का तरीका पता होगा, और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, तो आप चाहें तो पिछले वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फुटर का भी अभी कोई काम नहीं है, हेडर का भी कोई काम नहीं, तो मैं इनको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब बात रहा मेरा इसका कोड लिखने का, तो मैं क्या करता हूँ, इसी पेज का कोड को, इंडेक्स पेज के कोड को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक अब फॉर्म बनाऊँगा। फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। तो यहाँ से मेरा नेम बार भी कॉल हो गया। देखिए बार बार मेरे को हेडर फुटर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम लोग क्या किया, वही जो रेंडर एक्सटेंड करके रखे थे वही डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब चूंकि बार बार मेरा होम कंट्रोलर में ही मेरे को जाना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का एक कंट्रोलर बना लेते हैं। जैसे यूज़र कंट्रोलर नाम से एक हम पेज बना लेते हैं कंट्रोलर में ही, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और चूंकि मेरा अब इसका कोई काम नहीं है इंडेक्स पेज को कॉल करने का, तो इसको हम लोग करते हैं रिमूव। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेरा क्लास नेम होगा हमेशा मेरा पेज का नेम होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास नेम इज इक्वल टू पेज नेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यूजर कंट्रोलर का नेम पास कर दिया। सेम ये कंट्रोलर हम लोग कहाँ पास करेंगे, राउट में भी पास कर देंगे। अब चूंकि मेरा यहाँ पर बन चुका है, तो होम में भी मेरा इसका कोई काम नहीं, तो ये मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको रिमूव करने के बाद अगर मैं अभी इसको करूँगा क्लिक, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम मैं इसी तरह से क्या करता हूँ, इसको भी कॉल कर लेता हूँ, लॉगिन पेज को भी। तो मैं यहाँ से करता हूँ लॉगिन कंट्रोलर को कॉल, और यहाँ से ये कर देता हूँ, मैं यहाँ से एक टाइटल पास करता हूँ यूज़र लॉगिन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉगिन वाला पेज पास। अब यहाँ से लॉगिन वाला पेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बना लेंगे यूज़र लॉगिन के लिए, यहाँ से login.php। ठीक है, अब यहाँ से सेम इसी तरह से मैं रजिस्ट्रेशन वाला पेज को ही इसमें कर देता हूँ कोड को पास। तो क्या होगा, मेरा हेडर फुटर उसमें भी लॉगिन पेज में भी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि राउट क्रिएट नहीं है, तो हम लोग सेम इसी तरह क्या करेंगे, इसका राउट भी क्रिएट कर लेंगे लॉगिन के नाम से। तो यहाँ से मैं इसका राउट भी कर लेता हूँ क्रिएट। अब यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मेरा सारा लिंक हो चुका है। अब मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं फटाफट, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। सो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया कंप्लीट। मैं इसको आपको कोड दिखाता हूँ। तो कोड मेरा कुछ इस टाइप से है। मैंने क्या किया, कंटेनर के अंदर रो कॉलम का यूज करके मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट किया है। अब चूँकि देखिए मेरा जो फॉर्म सबमिट होता है इनपुट बटन सबमिट के साथ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ सबमिट बटन का यूज़ किया हुआ है। अब फॉर्म को कैसे हम लोग लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्म के मेथड में जैसा कि आप लोग PHP अगर पढ़ेंगे तो PHP में हमेशा मेथड में पोस्ट पास होता है। पोस्ट इस वास्ते पास होता है क्योंकि पोस्ट सबसे सिक्योर मेथड होता है एक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर डेटा सबमिट करने के लिए, या डेटा इंसर्ट करने के लिए। इसलिए कभी भी फॉर्म को हम लोग सबमिट करते हैं तो हमेशा पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्शन का जैसा पता है आप लोग, हम लोग एक्शन में वो पाथ पास करते हैं जिस पाथ के थ्रू हम लोग अपना डेटा को सबमिट करते हैं। तो पाथ पास करने का तरीका आपको जैसा कि पता है कि हम लोग यहाँ से
बेसुअल यूज करके सब में अपना पाथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बेसुअल के पास सबमिट का यूज किया, तो यहाँ पर अगर मेरा पाथ बन रहा है, तो अगर मेरा कभी भी पाथ बनेगा तो हमें इसमें से क्या करना है, उसका हम लोग हमेशा एक राउट बनाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सबमिट का मेथड पास कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए सबमिट जो मेथड है मेरा पोस्ट मेथड है, तो यहाँ से हम लोग गेट न लिख के हम लोग हमेशा पोस्ट का यूज करेंगे। तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, यूजर कंट्रोल में एक पोस्ट मेथड का यूज करके मैं यहाँ कंट्रोलर को अलग कर लेता हूँ, ज़्यादा दिक्कत ना हो। पब्लिक फंक्शन सबमिट में एक इको मैसेज प्रिंट करके भी आपको शो करवा देता हूँ, H1 सबमिट फॉर्म। ठीक है जी। अब यहाँ से मैं इको करता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करूँगा तो अगर पोस्ट मेथड कॉल होगा तो हमेशा क्या दिखाएगा, सबमिट फॉर्म। इस टाइप से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको URL में भी सबमिट ही शो कर रहा होगा कि उस फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए एक टेबल बना के रखा हुआ है यूजर्स नाम से। तो इस फॉर्म को सबमिट, इस फॉर्म में जो भी डेटा सबमिट होंगे वो सारा डेटा कहाँ पर आएगा, इस टेबल में ही आएगा। जैसा कि हम लोग डाटाबेस कनेक्टिविटी में देख चुके हैं। तो अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करवाने के प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, हमने तो सबसे पहले डाटाबेस कनेक्टिविटी कर लिया, लेकिन किस टेबल में हमको डेटा भेजना है वो चीज़ हम लोग अभी तक नहीं किए। तो जैसा कि आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल याद होगा कि हम लोग मॉडल को पेंडिंग रखे थे, और मॉडल में हम लोग बात किए थे कि मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टेबल है उसका कनेक्टिविटी मॉडल में करते हैं। तो जब भी हम लोग सबमिट करेंगे तो उसका कनेक्टिविटी हम लोग कहाँ करेंगे, मॉडल में करेंगे। तो मॉडल को किस टाइप से लिखा जाता है सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अगर यहाँ से मॉडल को हमेशा यहाँ पर एक यूज़र मॉडल नाम से मैं एक पेज बना लेता हूँ। हमेशा याद रखिएगा यूज़र मॉडल और कंट्रोल में जो भी पेज बनते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब मॉडल में कोड क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं कोऑर्डिनेटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कोऑर्डिनेटर फॉर मॉडल लिखें। अब यहाँ से अगर मैं जाऊँ, यहाँ से कोऑर्डिनेटर यूज़ मॉडल करूँ तो मॉडल में यहाँ पर मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको प्रोसेस यहाँ दिख रहा है। तो अगर आप नीचे जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनिशिएट कैसे होता है मॉडल का, वो यहाँ पर आपको यहाँ से शो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंट्रोल में भी हम लोग पढ़े थे कि जो भी मेरा क्लास नेम होता है वही मेरा पेज का नेम भी वही रहेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्लास नेम को मॉडिफाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा है डिस अलाउड फील्ड। तो यहाँ से सब ना जाके हम लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर सारे इनपुट फील्ड है अवेलेबल है, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को जिस टेबल को मैप करना है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे प्रोटेक्टेड टेबल, टेबल का नेम मेरा क्या होने वाला यूज़र। तो अगर हम यहाँ देखने गए तो यहाँ पर भी मेरा मॉडल पेज का नाम यूज़र ही है। अब इस में यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राइमरी की आपका क्या है, तो प्राइमरी की इस टेबल का क्या आईडी है, ये भी मैप हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, अपना फील्ड को मैप करना है। तो फील्ड को मैप करने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ देखिए अलाउड फील्ड्स लिखा हुआ है कि आपके टेबल में कौन कौन सा फील्ड है जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं। यहाँ पर इस सिंपली यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में या फिर आपके टेबल में 20 फील्ड है लेकिन आपको 20 फील्ड का ज़रूरत नहीं है, 10 फील्ड का ज़रूरत है, तो यहाँ पर 10 फील्ड ही पास कर सकते हैं। बाकी फील्ड को क्या करेगा, ऑटोमेटिक ही स्किप कर देगा। तो चूँकि मेरे को भी सारे फील्ड का ज़रूरत है तो मैं सारे को अलाउ कर लेता हूँ। अब चूँकि यहाँ देखिए यहाँ पर एक मेरा क्रिएटेड एड का एक अलग से फील्ड है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिएटेड अपडेटेड एड डिफ़ॉल्ट चलता है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए हम लोग यहाँ देखिएगा तो देखिए डेट वाला मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। जितना भी डेट वाला मेथड है जैसे क्रिएटेड एड हो गया, डेट टाइम हो गया, अपडेटेड एड हो गया, डिलीट हो गया, तो इस सबको हम लोग अलग से मैप कर सकते हैं। तो हम लोग भी क्रिएटेड एड फील्ड का अलग से मैप कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल को रेडी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मॉडल हो गया मेरा रेडी। अब इसी मॉडल के हेल्प से ही हम लोग अपने डाटाबेस के डेटा को क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। तो सबमिट करवाने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सारे
इनपुट को कॉल कर लेंगे। तो इनपुट को कॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं $this रिक्वेस्ट किस मेथड के थ्रू आ रहा है, पोस्ट मेथड के थ्रू, यहाँ पास कर देंगे गेट पोस्ट। अब इसमें क्या करेंगे, इनपुट का नेम क्या है, यूज़र नेम, तो यहाँ से हम लोग यूज़र नेम इस टाइप से पास कर देंगे। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड को भी पास कर देंगे। सारा चीज़ को इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, पास कर लेंगे। तो यहाँ से फ़ोन नंबर को भी पास कर दिए हैं, ईमेल भी पास हो गया और पासवर्ड भी हो गया पास। अब इसको हमको क्या करना है, इन चारों इनपुट को हम लोग क्या करना है, मेरे को डेटा टेबल में पास करना है। तो डेटा टेबल में पास करने के लिए हम लोग एक साथ पास करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एरे का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेटा नाम से एक एरे बना लिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे को मैप कर देंगे। कैसे मैप करेंगे, तो देखिए हम दिखाते हैं मैप किस टाइप से मैप किया जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम लोग यूज़र नेम को पास कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से हम लोग मैप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वो ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा, आपके डेटाबेस में टेबल कॉलम का जो नाम है वो यहाँ पर हम लोग कर देंगे इस टाइप से पास। तो इस यूज़र नेम के नाम के कॉलम में, टेबल के कॉलम में जो है ये यूज़र नेम पास हो जाएगा। सेम इसी तरह से सारे को हम लोग कर लेंगे, एक एक करके पास कर लेंगे। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ये हो गया पासवर्ड। इस टाइप से हम लोग एक एक करके सारे को कर देंगे पास। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ये हो गया आपका पासवर्ड भी पास, सॉरी ये हो गया आपका पासवर्ड भी पास। अब इसको हमको क्या करना है, डेटाबेस में सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए मेरा टेबल कहाँ मैप हुआ, इस यूज़र मॉडल नाम के मॉडल में मैप हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडल को कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं, मॉडल को कॉल करते हैं। मॉडल को कॉल करने का तरीका क्या, आप लिखेंगे यहाँ से न्यू और मॉडल का नेम। तो मॉडल का नेम क्या था, यूज़र मॉडल। तो देखिए यहाँ सजेशन में जो दिया उसमें आप क्लिक करेंगे। अब इसमें सजेशन में क्लिक करने से बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर टॉप में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मॉडल आपका यहाँ पर मैप होना चाहिए। अगर ये मैप अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, इस यहाँ पर यूज़र यहाँ पर यूज़ हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपका मॉडल समझ लीजिए सही से मैप नहीं हुआ। तो एक खास आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में यूज़र मॉडल मैप होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस यूज़र मॉडल का एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ताकि हमको जब चाहे जैसे चाहे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल में स्टोर करवा लिए। अब हमको क्या करना है, मेरा डेटा जो मैप करके रखे हुए हैं यहाँ से सबको हम क्या करना है, टेबल में मैप करना है। बस सेव नाम का हम वेरिएबल पास किया। उसके बाद जो मेरा मॉडल है उस मॉडल को कॉल करेंगे, यूज़र मॉडल, और सिंपली आपको यहाँ लिख देना है सेव। सेव किसको करना है, जो मेरा यहाँ पर एरे में डेटा स्टोर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग इफ़ कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा डेटा सेव हो गया है तो मेरे को एक इको मैसेज दे कि डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। और अगर मेरा डेटा सेव नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, एल्स में, और एल्स में मेरे को क्या जाएगा, फेल्ड टू सेव। ठीक है जी। तो ये तो मेरा हो गया डेटा सबमिट। अब इसको हम टेस्टिंग करके चेक करके देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने इसको किया रिफ्रेश। हम यहाँ से अब कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अंकुल कुमार। फ़ोन नंबर आप कुछ भी पास कर देते हैं जी। ईमेल आईडी कुछ भी लिख दीजिए, ankool@gmail.com। पासवर्ड 123456। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो देखिए डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड लिखा गया। अगर हम यहाँ डाटाबेस में भी जाके चेक करेंगे तो मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं हम लोग। तो एडवांस में क्या है कि देखिए यहाँ पर डबल यूज़ करना पड़ रहा है कि आप एक बार सेव करें फिर इसको इंसर्ट पास करें। तो इस टाइप से ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग ऐसे करके भी डायरेक्ट पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके डायरेक्ट ही पास कर देता हूँ। तो अब दोनों चीज़ कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर, एक एक करके स्टोर करके भी पास कर सकते हैं,
या फिर डायरेक्ट भी इस टाइप से आप चाहें तो पास कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर देखेंगे तो पासवर्ड मेरा अभी यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेटेड में है, तो हम क्या करेंगे, PHP पासवर्ड हैश का यूज़ करेंगे। पासवर्ड हैश इन PHP, इसका हम लोग यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को पास करेंगे। तो अगर हम यहाँ से जाएं नीचे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड हैश करके यहाँ पर मेरे पास एक मिला, तो हम लोग यहाँ से सिंपली इसको यहाँ से पास करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कर लेते हैं कट, और इसको यहाँ से ये पास कर देते हैं। तो क्या होगा, मेरा पासवर्ड अब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, जो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है उस तरह से पास होगा। अगर मैं इसको फिर से रिलोड कर दूँ और सबमिट करूँ, अब यहाँ से मैं चेक करूँ तो देखिए मेरा पासवर्ड कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। तो क्या हो गया, मेरा ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और बाकी जो चीज़ था तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट फ़िलहाल। और ये मेरा क्या हो गया, ये डाटा इंसर्ट हो गया है पासवर्ड इनक्रिप्टेड के साथ। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि डाटा को हम लोग कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, कैसे डिस्प्ले करवाएंगे कोऑर्डिनेटर के हेल्प से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।